राजकुमारियां, हमारे बीच जो एहसास धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उन्हें संभालना होगा, वरना महाराज को पता चला तो क्या होगा। दोस्तों, यह कहानी है विजयगढ़ राज्य की। विजयगढ़ राज्य दूर दूर तक अपनी शांति, अनुशासन और न्याय के लिए जाना जाता था। इस राज्य के महाराज सूर्यकांत ऐसे राजा थे जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। वे न्यायप्रिय तो थे, लेकिन उनके नियम पत्थर की लकीर जैसे थे। जो भी व्यक्ति उन नियमों को तोड़ता उसे कठोर सजा मिलती थी। महाराज की दो बेटियां थीं, बड़ी राजकुमारी देवसेना और छोटी राजकुमारी नंदिनी। देवसेना स्वभाव से बहुत शांत और गंभीर थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और धैर्य झलकता था। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जो भी कहती उसमें सच्चाई और संवेदनशीलता होती। महल के लोग अक्सर कहते थे कि देवसेना का दिल समंदर जैसा गहरा है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी बिल्कुल अलग थी। वह चंचल, बेफिक्र और बहुत खुलकर जीने वाली लड़की थी। उसकी हंसी महल के गलियारों में घंटियों की तरह गूंजती रहती थी। उसे नई बातें जानने का शौक था और वह अक्सर महल के नियमों को सवालों की नजर से देखती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं। उनके बीच ऐसा विश्वास था कि वे अपने मन की हर बात एक दूसरे से कहती थीं। उसी समय विजयगढ़ में एक और नाम धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहा था, आर्यन। आर्यन कोई राजकुमार नहीं था, न ही किसी बड़े घराने से था। वह एक गरीब मूर्तिकार था, लेकिन उसकी कला अद्भुत थी। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है। वह पत्थरों को इस तरह तराशता था कि वे मूर्तियां बिल्कुल जीवित लगती थीं। जब महाराज सूर्यकांत ने उसकी कला के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत उसे महल में बुलवाया। महाराज ने आर्यन को एक बहुत खास काम सौंपा, दोनों राजकुमारियों की आदमकद मूर्तियां बनवाने का काम। यह काम बहुत सम्मान की बात थी, क्योंकि इससे पहले किसी साधारण कलाकार को ऐसा अवसर नहीं मिला था। महल के एक शांत हिस्से में आर्यन की कलाशाला तैयार की गई। हर दिन कुछ समय के लिए राजकुमारियों को वहां आकर बैठना होता था, ताकि आर्यन उनकी मूर्तियों को बिल्कुल असली रूप दे सके। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। आर्यन अपने औजारों के साथ पत्थरों को तराशता रहता और राजकुमारियां चुपचाप बैठी रहती। लेकिन धीरे धीरे उस कमरे की खामोशी में एक अजीब सी गर्माहट आने लगी। नंदिनी को आर्यन की कला बहुत आकर्षित करने लगी। वह अक्सर काम के बीच सवाल पूछती, उसकी तारीफ करती और उसकी बातें सुनती रहती। आर्यन की सादगी और समर्पण उसे बेहद पसंद आने लगा। धीरे धीरे नंदिनी को महसूस होने लगा कि उसका दिल आर्यन की तरफ खिंचता जा रहा है। उधर देवसेना ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी नजरें अक्सर आर्यन पर टिक जाती थीं। वह चुपचाप देखती रहती कि किस तरह आर्यन पूरे मन से पत्थरों में जान डाल रहा है। उसकी खामोशी में भी एक भावना छिपी थी। आर्यन अपनी मर्यादा अच्छी तरह समझता था। वह जानता था कि वह एक साधारण कलाकार है और सामने बैठी लड़कियां राजघराने की राजकुमारियां हैं। इसलिए वह हमेशा सम्मान और दूरी बनाए रखता था। लेकिन भावनाएं कभी कभी नियमों से भी तेज चलती हैं। दिन बीतते गए, मूर्तियां ने आकार लेने लगीं और उसी के साथ तीन दिलों में एक अनकही कहानी भी जन्म लेने लगी। महल के शांत गलियारों में अभी सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा रहस्य बन रहा था जो आगे चलकर पूरे विजयगढ़ की किस्मत बदलने वाला था। दिन बीतते गए और आर्यन की कलाशाला में बन रही मूर्तियां धीरे धीरे जीवंत रूप लेने लगीं। पत्थर की ठंडी सतह पर उसकी छेनी चलती तो ऐसा लगता मानो किसी सोई हुई कहानी को जगाया जा रहा हो। हर दिन कुछ नया आकार बनता और उसी के साथ तीनों के दिलों में छिपी भावनाएं भी थोड़ा थोड़ा बदलती जाती। नंदिनी अब पहले से ज्यादा समय कलाशाला में बिताने लगी थी। कभी वह आर्यन से उसकी कला के बारे में पूछती, कभी उसके गांव के किस्से सुनती। आर्यन की सादगी और विनम्रता उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह अक्सर हंसते हुए कहती, तुम पत्थरों को बोलना सिखा देते हो तो शायद एक दिन बादलों को भी पकड़ लोगे। आर्यन उसकी बात सुनकर बस हल्की मुस्कान दे देता। उधर देवसेना चुपचाप बैठती, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती। वह अक्सर ध्यान से देखती कि किस तरह आर्यन पूरे धैर्य के साथ हर छोटी रेखा को तराशता है। उसे लगता जैसे आर्यन पत्थर नहीं, भावनाएं गढ़ रहा हो। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उस शाम नंदिनी ने तय किया
कि वह अब अपने दिल की बात और नहीं छिपाएगी। वह सीधे देवसेना के कक्ष में पहुंची। उसके चेहरे पर उत्साह था और आंखों में चमक। दीदी, उसने देवसेना का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे मेरी जिंदगी का साथी मिल गया है। देवसेना ने मुस्कुराकर पूछा, कौन है वह? नंदिनी की आवाज धीरे हो गई। आर्यन, वही मूर्तिकार। मैं उससे प्यार करती हूं और मैं चाहती हूं कि एक दिन वही मेरा जीवन साथी बने। ये शब्द सुनते ही देवसेना के भीतर जैसे सब कुछ थम गया। जिस भावना को वह इतने समय से अपने दिल में छिपाए बैठी थी, वही भावना आज उसकी छोटी बहन खुले शब्दों में कह रही थी। एक पल के लिए उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। उसने नंदिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच में उससे प्यार है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नंदिनी खुश होकर उसे गले लगा बैठी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशी के पीछे उसकी बहन का दिल टूट रहा है। उस रात नंदिनी ने एक छोटा सा खत लिखा। उस खत में उसने अपने दिल की बात साफ साफ लिख दी थी कि उसे आर्यन पसंद है और वह उसके साथ जीवन बिताना चाहती है। रात ढलने के बाद वह चुपके से कलाशाला में गई और वह खत आर्यन के औजारों के पास रखाई। अगली सुबह जब आर्यन काम शुरू करने आया तो उसकी नजर उस खत पर पड़ी। खत पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके मन में डर और उलझन दोनों थे। वह जानता था कि राजकुमारी का प्रेम स्वीकार करना उसके लिए मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन उसके दिल की उलझन सिर्फ इतनी नहीं थी। सच तो यह था कि नंदिनी की जगह उसके मन में किसी और की छवि बस चुकी थी। वह छवि थी देवसेना की शांत आंखों की। आर्यन इसी सोच में खोया बैठा था कि तभी उसे लगा जैसे कलाशाला के बाहर किसी की आहट है। उसे पता नहीं था कि महल के कुछ गुप्तचर कई दिनों से उस जगह पर नजर रखे हुए थे। उधर देवसेना को जब पता चला कि नंदिनी ने आर्यन के लिए खत छोड़ दिया है तो उसके मन में चिंता भर गई। वह जानती थी कि अगर वह खत किसी और के हाथ लग गया तो एक छोटी सी भावना बहुत बड़ा संकट बन सकती है। रात गहराने लगी। महल के दिए धीरे धीरे बुझने लगे और उसी अंधेरे में देवसेना ने एक फैसला किया। वह खुद कलाशाला जाकर वह खत वापस ले आएगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रात गहरी हो चुकी थी। महल के लंबे गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था और पहरेदारों के कदमों की धीमी आवाज ही कभी कभी उस खामोशी को तोड़ती थी। देवसेना अपने कक्ष से धीरे धीरे बाहर निकली। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। वह जानती थी कि अगर वह खत किसी गलत हाथ में पड़ गया तो न सिर्फ आर्यन की जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि नंदिनी की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल सकती है। दबे पांव वह कलाशाला की ओर बढ़ने लगी। कलाशाला के भीतर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसी हल्की रोशनी में आर्यन फर्श पर बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसके सामने वही खत खुला हुआ रखा था। दरवाजा हल्के से चरमराया। आर्यन ने सिर उठाकर देखा और तुरंत खड़ा हो गया। राजकुमारी, आप यहां इस समय? उसने घबराकर कहा, अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देवसेना कुछ क्षण चुप रही। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, मुझे पता है नंदिनी ने तुम्हें एक खत दिया है। वह नादान है। अगर वह खत किसी पहरेदार के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। कृपया वह खत मुझे दे दो। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से वह खत उठाया और देवसेना की ओर बढ़ा दिया। मैं समझता हूं राजकुमारी, उसने शांत स्वर में कहा। मैं अपनी मर्यादा जानता हूं। छोटी राजकुमारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ सम्मान है। देवसेना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कुछ क्षण तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यन ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, कभी कभी इंसान बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ जाता है, जैसे मैं आपकी आंखों की खामोशी समझ गया हूं। देवसेना का दिल जैसे अचानक तेज धड़कने लगा। आर्यन ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि आप हमेशा चुप रहती हैं, लेकिन आपकी नजरें बहुत कुछ कह देती हैं, और शायद मेरे दिल ने भी वही महसूस किया है। यह सुनकर देवसेना की आंखें नम हो गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए। कमरे में एक गहरी भावुक खामोशी छा गई।
लेकिन उसी पल अचानक कलाशाला का भारी दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम! मशालों की तेज रोशनी कमरे में फैल गई। दरवाजे पर महाराज सूर्यकांत खड़े थे और उनके पीछे कई सैनिक। महाराज का चेहरा कठोर था। तो यह चल रहा है महल के अंदर? उनकी आवाज गूंज उठी। सैनिक तुरंत कमरे में फैल गए और उन्होंने चारों ओर तलाश शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में एक सैनिक को वह खत मिल गया जो अभी अभी देवसेना के हाथ में था। सैनिक ने वह खत महाराज को सौंप दिया। महाराज ने खत पढ़ा। उनके चेहरे का रंग और कठोर हो गया। देवसेना! उनकी आवाज गूंज उठी। एक मामूली मूर्तिकार के लिए तुमने राजघराने की मर्यादा भूल गई? देवसेना ने सिर झुका लिया। वह चाहती तो सच बता सकती थी कि खत नंदिनी का है, लेकिन वह अपनी छोटी बहन को संकट में नहीं डालना चाहती थी। उधर आर्यन यह सब देखकर स्तब्ध था। वह आगे बढ़ा और महाराज के सामने झुक गया। महाराज, उसने दृढ़ स्वर में कहा, इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं है। सारी गलती मेरी है। मैंने ही अपनी सीमा भूलकर सपने देखने की गलती की है। दरबार में खड़े सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। महाराज का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कड़क आवाज में आदेश दिया, इस अपराध की सजा सिर्फ एक है। इस मूर्तिकार को सुबह सूर्योदय से पहले मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनते ही देवसेना की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन शांत खड़ा रहा। महल के गलियारों में धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी और रात का सन्नाटा एक गहरे दुख में बदलने लगा। पूरी रात महल में बेचैनी फैली रही। गलियारों में धीमी आवाजों में लोग उसी घटना की चर्चा कर रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण मूर्तिकार को इतनी बड़ी सजा मिलने वाली है। देवसेना अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी खामोशी ने आर्यन की जिंदगी छीन ली है। बार बार उसके मन में वही दृश्य घूम रहा था। आर्यन का शांत चेहरा, उसका महाराज के सामने झुककर सारी गलती अपने सिर लेना। देवसेना ने खुद से कहा, नहीं, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर सच सामने नहीं आया तो एक निर्दोष की जान चली जाएगी। लेकिन फिर उसके मन में नंदिनी का ख्याल आया। अगर वह सच बता देती तो नंदिनी की पूरी जिंदगी संकट में पड़ सकती थी। उधर महल के दूसरे हिस्से में नंदिनी को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। वह गहरी नींद में थी। सुबह होने से कुछ समय पहले एक दासी घबराई हुई उसके कक्ष में आई। राजकुमारी, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, दासी ने कांपती आवाज में कहा। नंदिनी ने उठकर पूछा, क्या हुआ? दासी ने धीरे से बताया, महाराज ने आर्यन को मृत्युदंड दे दिया है। सूर्योदय से पहले सजा दी जाएगी। यह सुनते ही नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? उसकी आवाज कांप उठी। दासी ने पूरी घटना बता दी। कैसे रात में महाराज ने देवसेना और आर्यन को कलाशाला में देख लिया और एक खत मिलने के बाद आर्यन को दोषी मान लिया गया। यह सुनते ही नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सब उसी के खत की वजह से हुआ है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दीदी, उन्होंने मेरी गलती अपने ऊपर ले ली, वह बुदबुदाई। उसी समय महल के बाहर राजदरबार की तैयारी हो रही थी। आसमान में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। सूरज निकलने में अब बहुत कम समय बचा था। दरबार के बीचों बीच सैनिक खड़े थे और उनके बीच आर्यन को लाया गया। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह शांत दिखाई दे रहा था, जैसे उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। महाराज सूर्यकांत अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सोच भी दिखाई दे रही थी। देवसेना दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था। उसे लग रहा था कि अगर अभी भी वह चुप रही तो यह अन्याय हमेशा उसके मन पर बोझ बन जाएगा। उधर नंदिनी महल के गलियारों में तेजी से दौड़ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, सच सामने लाना। दरबार में झल्लाद अपनी तलवार तैयार कर चुका था। सैनिकों ने आर्यन को बीच में खड़ा कर दिया। महाराज ने गंभीर आवाज में कहा, राज्य के नियमों का उल्लंघन करने वाले को सजा मिलना ही न्याय है। देवसेना की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगा जैसे हर पल आर्यन को उससे दूर ले जा रहा है। जैसे ही जल्लाद आगे बढ़ा, उसी क्षण दरबार के दरवाजे की तरफ से एक तेज आवाज गूंजी, रुक जाइए महाराज। सभी की नजरें अचानक उस दिशा में मुड़ गईं।
दरवाजे पर नंदिनी खड़ी थी। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह तेजी से दरबार के बीच पहुंची और सीधे महाराज के सामने झुक गई। कुछ पल के लिए पूरा दरबार बिल्कुल शांत हो गया। नंदिनी ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब जो शब्द वह बोलने वाली है वही सबकी जिंदगी बदल सकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी की नजरें नंदिनी पर टिक गई थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और महाराज सूर्यकांत की आंखों में देखा। पिताजी, आर्यन निर्दोष है, उसकी आवाज कांप रही थी, और दीदी भी निर्दोष हैं। दरबार में हलचल होने लगी। महाराज का चेहरा कठोर हो गया। स्पष्ट कहो नंदिनी, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। नंदिनी ने अपने कांपते हाथ जोड़ लिए। वह खत जो कलाशाला में मिला था वह मेरा था, उसने धीरे धीरे कहा। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। देवसेना ने घबराकर नंदिनी की ओर देखा। वह समझ गई थी कि नंदिनी अब सब कुछ बताने वाली है। महाराज कुछ क्षण तक नंदिनी को देखते रहे। उनकी आंखों में आश्चर्य और क्रोध दोनों थे। तो तुम कहना चाहती हो कि वह खत तुमने लिखा था? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। नंदिनी ने सिर झुका लिया। हां पिताजी, मैंने ही वह खत लिखा था। दरबार में खड़े मंत्री और सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। देवसेना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नहीं चाहती थी कि नंदिनी किसी मुसीबत में पड़े, लेकिन नंदिनी आगे बोलती रही। दीदी को उस खत के बारे में बाद में पता चला। वह सिर्फ उसे वापस लेने के लिए कलाशाला गई थी, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। महाराज की नजरें अब देवसेना पर टिक गईं। क्या यह सच है? उन्होंने पूछा। देवसेना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, जी पिताजी, मैं सिर्फ खत वापस लेने गई थी। महाराज गहरी सोच में पड़ गए। उधर आर्यन अब भी शांत खड़ा था। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन पिताजी, उसने फिर कहा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। दरबार फिर शांत हो गया। नंदिनी ने धीरे धीरे कहा, मैंने उस खत में अपने दिल की बात लिखी थी। मुझे लगा था कि मैं आर्यन से प्रेम करती हूं, लेकिन कल रात मैंने एक ऐसी बात सुनी जिसने मुझे सब समझा दिया। देवसेना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। जब दीदी कलाशाला में आई थीं, तब मैं भी वहीं थी। उसने कहा, मैं दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। अब सबकी नजरें आर्यन और देवसेना पर टिक गईं। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना कि आर्यन दीदी का कितना सम्मान करता है और दीदी की खामोशी को समझता है। देवसेना की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी ने आगे कहा, उस पल मुझे समझ आया कि मेरा प्रेम सिर्फ एक आकर्षण था, लेकिन दीदी और आर्यन के बीच जो भावना है वह सच्ची है। दरबार में फिर गहरा सन्नाटा छा गया। महाराज सूर्यकांत अब बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे। नंदिनी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वह मैं हूं, लेकिन कृपया आर्यन को मत मारिए, वह निर्दोष है। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। सूरज की पहली किरणें महल की खिड़कियों से भीतर आने लगी थीं। महाराज धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। उनकी नजर पहले नंदिनी पर गई, फिर देवसेना पर और अंत में आर्यन पर टिक गई। दरबार में खड़े सभी लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब महाराज क्या निर्णय लेने वाले हैं। महाराज ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे एक गंभीर सोच में बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन में कोई बड़ा फैसला जन्म ले रहा हो। दरबार में अब भी गहरा सन्नाटा था। सूरज की हल्की किरणें महल की ऊंची खिड़कियों से भीतर आ रही थीं, और उसी रोशनी में महाराज सूर्यकांत का चेहरा और भी गंभीर दिखाई दे रहा था। उन्होंने कुछ क्षण तक किसी से कुछ नहीं कहा। फिर उनकी नजर धीरे धीरे आर्यन पर टिक गई। आर्यन अब भी शांत खड़ा था। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा विनम्रता थी। महाराज ने भारी आवाज में पूछा, आर्यन, जब तुम्हें पता था कि सच कुछ और है, तब तुमने अपने बचाव में कुछ क्यों नहीं कहा? दरबार में खड़े सभी लोग ध्यान से उसका उत्तर सुनने लगे। आर्यन ने सिर झुका लिया। महाराज, उसने शांत स्वर में कहा, मेरी वजह से अगर राजकुमारियों की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आती
तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध होता। वह कुछ क्षण रुका, फिर बोला, मुझे लगा अगर मैं चुप रहूंगा तो शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी। मेरे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण राजघराने की मर्यादा है। उसकी बात सुनकर कई लोग हैरान रह गए। एक साधारण मूर्तिकार इतनी बड़ी बात इतनी सहजता से कह रहा था। महाराज कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने देवसेना की ओर देखा। देवसेना की आंखें नम थीं, लेकिन वह अपने स्थान से हिली नहीं। महाराज ने पूछा, देवसेना, तुम चाहती तो उसी समय सच बता सकती थी। तुमने अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? देवसेना ने धीरे से सिर झुका लिया। पिताजी, उसने धीमी आवाज में कहा, नंदिनी मेरी छोटी बहन है। उसकी एक गलती के कारण उसकी पूरी जिंदगी संकट में पड़ जाती। यह मैं सह नहीं पाती। उसकी आवाज में सच्चाई साफ झलक रही थी। दरबार के कई लोगों के चेहरे बदलने लगे। अब महाराज ने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी अब भी हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन उसके चेहरे पर साहस भी था। महाराज कुछ कदम आगे बढ़े। उन्होंने धीरे धीरे कहा, आज इस दरबार में 3 लोगों ने अपनी अपनी सच्चाई दिखाई है। सबकी नजरें अब उन पर टिक गईं। एक ने अपनी बहन के लिए अपने प्रेम को त्याग दिया। उन्होंने देवसेना की ओर देखते हुए कहा। दूसरी ने अपनी गलती स्वीकार करने का साहस दिखाया। उन्होंने नंदिनी की ओर देखा, फिर उन्होंने आर्यन की तरफ देखा, और तीसरे ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस परिवार की मर्यादा की रक्षा की। दरबार में खड़े लोग अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि महाराज के मन में क्रोध की जगह सम्मान जन्म ले चुका है। महाराज ने सैनिकों को संकेत किया। सैनिक तुरंत आगे आए और उन्होंने आर्यन के हाथों की रस्सियां खोल दी। यह दृश्य देखकर दरबार में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। आर्यन ने हैरानी से महाराज की ओर देखा। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी सच्चाई तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। फिर उन्होंने दरबार की ओर मुड़कर कहा, आज जो कुछ हुआ उसने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया है कि इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। देवसेना की आंखों में हल्की आशा की चमक दिखाई देने लगी। नंदिनी ने भी राहत की सांस ली, लेकिन अभी तक महाराज ने अंतिम निर्णय नहीं सुनाया था। दरबार में खड़े सभी लोग यह महसूस कर रहे थे कि अगला शब्द विजयगढ़ के भविष्य को बदल सकता है। महाराज कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। पूरा दरबार फिर से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर व्यक्ति उनकी अगली बात का इंतजार कर रहा हो। दरबार में सन्नाटा अब भी उतना ही गहरा था। महाराज सूर्यकांत का उठा हुआ हाथ धीरे धीरे नीचे आया और उनकी गंभीर आवाज पूरे सभागार में गूंज उठी। आज इस दरबार ने 3 सच्चाइयां देखी हैं, उन्होंने कहा, त्याग, साहस और मर्यादा। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। महाराज ने आगे कहा, लेकिन किसी भी राजा का कर्तव्य केवल भावनाओं से निर्णय लेना नहीं होता। उसे राज्य की मर्यादा और न्याय दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। यह सुनकर देवसेना का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। नंदिनी ने भी घबराकर आर्यन की ओर देखा। आर्यन शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी विनम्रता दिखाई दे रही थी। महाराज धीरे धीरे दरबार के बीच तक आए। उन्होंने आर्यन के सामने खड़े होकर पूछा, अगर तुम्हें जीवन का एक नया अवसर दिया जाए तो क्या तुम अपनी कला और ईमानदारी से इस राज्य की सेवा करोगे? आर्यन ने तुरंत सिर झुका दिया। महाराज, उसने सम्मान से कहा, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। मैंने हमेशा अपनी कला को ईश्वर का आशीर्वाद समझा है। अगर उसे इस राज्य की सेवा में लगा सकूं तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। महाराज ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वे उसकी सच्चाई को परख रहे हों। फिर उन्होंने दरबार की ओर मुड़कर कहा, ऐसे व्यक्ति को सजा देना न्याय नहीं होगा जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इस परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा की है। यह सुनते ही दरबार में हल्की हलचल होने लगी। देवसेना की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। नंदिनी ने भी राहत की सांस ली। महाराज ने सैनिकों की ओर देखकर कहा, आर्यन को तुरंत मुक्त किया जाता है। सैनिकों ने सिर झुकाकर आदेश का पालन किया। अब महाराज की नजर अपनी दोनों बेटियों पर गई। देवसेना,
उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुमने अपने प्रेम को त्याग कर अपनी बहन की रक्षा की। यह किसी भी बड़ी बहन के लिए गर्व की बात है। देवसेना की आंखें भर आईं। फिर महाराज ने नंदिनी की ओर देखा। और नंदिनी, उन्होंने कहा, तुमने अपनी गलती स्वीकार करके सच्चाई का साथ दिया। यह साहस बहुत कम लोगों में होता है। नंदिनी ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर अब पछतावे की जगह एक हल्की शांति दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण तक महाराज चुप रहे। फिर उन्होंने एक और बात कही जिसने पूरे दरबार को फिर से चौंका दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने धीरे धीरे कहा। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। महाराज ने आर्यन की ओर इशारा किया। इस युवक ने अपनी कला से पत्थरों में जान डाल दी है, उन्होंने कहा, और आज उसके चरित्र ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान है। देवसेना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। महाराज ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने पूरी सभा के सामने घोषणा की, मैं आज से आर्यन को विजयगढ़ राज्य का मुख्य वास्तुकार नियुक्त करता हूं। उसकी कला अब पूरे राज्य की पहचान बनेगी। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे खुशी की फुसफुसाहट फैलने लगी। लेकिन महाराज अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। उनकी आंखों में अब भी एक अधूरा निर्णय बाकी था। उन्होंने देवसेना और आर्यन की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे उनके मन में अभी एक और महत्वपूर्ण घोषणा जन्म लेने वाली है। एफ। दरबार में हल्की फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। आर्यन को मुख्य वास्तुकार बनाने की घोषणा ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन महाराज सूर्यकांत के चेहरे से साफ लग रहा था कि उनका निर्णय अब भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने धीरे धीरे देवसेना और आर्यन की ओर देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसा कठोर क्रोध नहीं था। वहां एक शांत समझ दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण तक पूरे दरबार में खामोशी रही। फिर महाराज ने गहरी आवाज में कहा, आज इस दरबार ने जो देखा है वह सिर्फ एक गलती की कहानी नहीं है। यह त्याग, सच्चाई और चरित्र की कहानी है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। महाराज आगे बोले, देवसेना ने अपनी बहन की खुशी के लिए अपने दिल की भावना छिपा ली। नंदिनी ने अपनी गलती स्वीकार करने का साहस दिखाया और आर्यन ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस परिवार की मर्यादा की रक्षा की। दरबार में खड़े कई लोगों के चेहरे पर सम्मान दिखाई देने लगा। महाराज ने आगे कहा, राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं केवल नियमों को न देखूं बल्कि इंसान की नीयत को भी समझूं। उन्होंने धीरे से आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, उन्होंने कहा, तुम गरीब घर से जरूर हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र किसी भी राजकुमार से कम नहीं है। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया। फिर महाराज ने पूरी सभा की ओर देखते हुए कहा, इसीलिए मैं आज एक और निर्णय सुनाता हूं। पूरा दरबार फिर से शांत हो गया। देवसेना का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। नंदिनी भी ध्यान से अपने पिता की ओर देख रही थी। महाराज ने स्पष्ट स्वर में कहा, अगर देवसेना की भी यही इच्छा हो तो मैं आर्यन और देवसेना के विवाह को अपनी स्वीकृति देता हूं। कुछ क्षण के लिए पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। फिर धीरे धीरे खुशियों की आवाजें फैलने लगीं। देवसेना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था। आर्यन ने आश्चर्य से महाराज की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक साधारण मूर्तिकार के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। नंदिनी मुस्कुराई और आगे बढ़कर देवसेना का हाथ पकड़ लिया। दीदी, उसने प्यार से कहा, आपने हमेशा मेरी खुशी के लिए त्याग किया है। आज आपकी खुशी देखकर मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिल रहा है। देवसेना ने उसे गले लगा लिया। उस क्षण महल का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले डर और सजा का माहौल था, वहीं अब राहत और खुशी की भावना फैल गई थी। कुछ महीनों बाद विजयगढ़ में एक भव्य समारोह हुआ। देवसेना और आर्यन का विवाह पूरे राज्य के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ। आर्यन ने अपने नए पद पर रहकर कई सुंदर इमारतें और मंदिर बनवाए, जो आने वाले वर्षों में विजयगढ़ की पहचान बन गए। नंदिनी ने भी अपनी चंचलता और समझदारी से राज्य के कई सामाजिक कार्यों में योगदान देना शुरू किया। समय के साथ लोग इस घटना को एक मिसाल के रूप में याद करने लगे। निष्कर्ष,
लाइफ लेसन। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल पाने का नाम नहीं होता। सच्चा प्यार त्याग, सम्मान और सच्चाई से जन्म लेता है। इंसान की असली कीमत उसके जन्म, धन या पद से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और उसके निर्णयों से होती है। जब दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो, तो सबसे कठोर नियम भी इंसानियत के सामने झुक जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जरूर लिखें कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से देख रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।